हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत पढ़ने जा रहे हैं। आपकी बुक वसंत का तीसरा पाठ है हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करती। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे खुद और रूप सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबला पतला गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जेब में देखता है, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों को बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही है? वे कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता की विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वे कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवगढ़, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुहा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। कितनी सौभाग्यशाली है वे समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वे रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी ये प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वे इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ये नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लिड़ तिब्बत की बात है, मन उछट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था और पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, जे हो सतलज बहन तुम्हारी लीला, अचरज बहन तुम्हारी हुआ मुद्रित मन हटा खुमारी। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी ये बाप हिमालय चिंतित पर चाप हिमालय प्रकृति नटी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जे हो सतलज बहन तुम्हारी।
ये जो हमारी हिमालय की बेटियां हैं, ये जो कहानी लिखी है ये नागार्जुन हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। और इसमें हमारा हिमालय की बेटियां यानी कि हमारी जो नदियां हैं सारी, उनके बारे में बताया गया है। तो जैसे कि पार्ट में हमने अभी पढ़ा है हिमालय की बेटियां, हिमालय इसमें पिता को कहा गया है, हिमालय को पिता कहा गया है और नदियों को उनकी बेटियां नदियों को बोला गया है। ठीक है, तो इसमें सारी नदियों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी नदियां हैं और ये सारी जो है वो हिमालय की बेटियां कहलाती हैं। किस तरीके से वो इसमें खिलखिलाकर हंसती हैं हिमालय की गोद में, किस तरीके से वो लहराती हुई बहती चली जाती हैं। तो इसमें सारा हमारा उन्होंने हिमालय की बेटियां यानी कि नदियों के बारे में बताया है और सारी नदियों के नाम भी उन्होंने बताए हैं, जैसे कि सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि सारी उन्होंने हिमालय की जो नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, सबके नाम भी इसमें बताए गए हैं। तो आपको जितने भी इसमें नाम बताए गए हैं नदियों के, सबके नाम आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। सबसे पहले हमारा ये प्रश्न अभ्यास, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम करेंगे। पहला क्वेश्चन, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, और उसके बाद फिर सीधा हम ये वाला करेंगे। चौथा, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो पहला जो हमारा सवाल क्वेश्चन था, नदियों की माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन और रूपों में देखते हैं। तो उसका उत्तर हमारा है ये, क्योंकि नदियाँ माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं, हमारे जीवन के लिए सिंचाई तथा अन्य कार्य में जल उपलब्ध करती हैं, परंतु नागार्जुन ने उन्हें बेटियाँ, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियां हैं जिनमें बहुत सारी अन्य छोटी बड़ी नदियां आकर मिल जाती हैं। ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद से निर्मित हुई है, यानी कि हिमालय से पिघलती हुई बर्फ की एक बूंद मिलाकर ये नदियां बनी हैं। ये विशाल और विराट है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने इसकी अनुपम छटा की, इससे निकलने वाली नदियों की, उनकी अटखेलियों की, बर्फ से ढकी सुंदर पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल से भरे जंगल आदि की प्रशंसा की है। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चन है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। फिर ये हमारे शब्दार्थ, सम्राट यानी कुलीन, भावभंगी यानी हाव भाव, विस्मय आश्चर्य, सरसब्ज हरा भरा, विराट बहुत बड़ा। ठीक है, ये हमारे शब्दार्थ और 3 सवाल जवाब है जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पिछली कक्षा में आप विशेषण उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान करना है। ये टेबल बनी हुई है, यहाँ पे मैंने मिलान कर दिया है। ये हमारे विशेषण है और ये हमारे विशेष्य हैं। ठीक है, तो हमें इसको मैचिंग करनी है। जैसे कि विशेषण पढ़ेंगे पहले, सम्राट, चंचल, समतल, घना, मूसलाधार। ठीक है, अब विशेष्य पढ़ेंगे, वर्षा, जंगल, महिला, नदियाँ, आंगन। अब हमें इसे मैच करना है। जैसे कि मूसलाधार, ठीक है, वर्षा, ठीक है, विशेष्य क्या हमारा, वर्षा। वर्षा कैसी हो रही थी, मूसलाधार हो रही थी। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा जंगल। जंगल कैसा था, उसके विशेषण क्या है, घना। घना जंगल। महिला सम्राट। नदियाँ चंचल, चंचल से मिलान होगा, नदियाँ चंचल। आंगन यानी समतल। ठीक है, तो ये मैंने मैच कर दिया, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अब इसके बाद है हमारा 4 क्वेश्चन, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा, रानी। द्वंद्व समास है, ठीक है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं,
कि द्वंद्व समास क्या होता है। जो द्वंद्व समास है, इस समास में दो पद होते हैं तथा दोनों पदों के की प्रधानता होती है। इनका विग्रह करने के लिए और, एवं तथा या अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये जो बीच में लगा हुआ है यहाँ पे योजक चिन्ह का और या का बोध होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि द्वंद्व समास के जो प्रधान होते हैं, इसमें जैसे कि राजा रानी, ये द्वंद्व समास है। ठीक है, इसमें दो पद प्रधान हो रहा है इसमें, और इसमें क्या लगाया जाता है, राजा और रानी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शब्द पाठ में से ढूंढ के शब्द लिखने हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि देखिए द्वंद्व समास का छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी, दुबली पतली, भाव भंगी, माँ बाप। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये सारे द्वंद्व समास है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है आंसर। और इसके अलावा भी आप और अपना, पराया, ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत से शब्द आप अपने आप से बनाकर इसमें मिलाकर और ज्यादा लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है किस तरीके से होगा। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, ऐसे ये भी हमारे सारे द्वंद्व समास है। छोटी बड़ी, दुबली पतली, भाव भंगी, माँ बाप, अपना पराया। ठीक है, तो ये सारे जो है वो क्या है, द्वंद्व समास है। और इसके जैसे और भी शब्द आप ढूंढकर बुक में से या अपने ही खुद दिमाग से सोच करके और कौन कौन से द्वंद्व समास होते हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन 5। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखें। जैसे नदी, नदी का उल्टा क्या होगा, दीन, तो ये क्या है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखा दिया है कि हम जैसे कि नव, नव का क्या है, वन, वन क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा भी सामने लिखनी है। जिस हिसाब से आपके यहाँ पे शब्द आप उल्टा करके लिख रहे हैं उसके हिसाब से जो जिस संज्ञा में आ रहा है वो संज्ञा सामने लिखनी है। राम, राम को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मरा, और ये क्या है हमारा भाववाचक संज्ञा। राही, राही को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हीरा, हीरा क्या है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। धारा, धारा को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, राधा, ये क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नामी, नामी का उल्टा करके लिखेंगे क्या हो जाएगा, मीना, मीना क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ तक आपका ये काम कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। पार्ट 3 हिमालय की बेटियां, उससे उसका जितना भी हमारा वर्क था, 3-4 क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और हमारा ये अदर वर्क जो है मैंने आपको कराया है, ये सब नोट करना है आपको अपनी कॉपी में साफ राइटिंग में बिल्कुल। और इसे वीडियो को अच्छे से देखिए, सारा वर्क आपको याद और लिखने के साथ साथ नोट करने के साथ साथ आपको इसे याद भी करना है। हमारे जितने भी चीज़ बताई गई हैं, द्वंद्व समास है, हमारा जातिवाचक संज्ञा मतलब उल्टा करके लिखने का है, ये सब आपको याद भी करना है। और उसके साथ ही जो हमने बुक में अभी नदियों के नाम पढ़े थे, जितनी भी नदियाँ आई थी उसमें हिमालय की बेटियां जिन्हें कहा गया है, वो नदियों के नाम भी आप अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।